हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। माय नेम इज आधार जैन और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में कि क्या जुडिशरी फॉल करती है अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्टेट। और हम यहाँ पर आर्टिकल 12 भी जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का डिस्कशन करेंगे। काफी कुछ केसेस वगैरह हम यहाँ पर देखेंगे, तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। आप एलएलबी कर रहे हो, आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो, प्री मेंस, इट डजंट मैटर, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो जो आर्टिकल 12 है, जो आपका पार्ट 3 में दिया हुआ है, जो फंडामेंटल राइट के बारे में बात करता है, ऑल्सो रिफर्ड एज मैग्ना कार्टा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो पार्ट 3 है आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, इसको मैग्ना कार्टा ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, ये सिटीजन्स ऑफ इंडिया को फंडामेंटल राइट देती है और ये राइट गारंटीड है इस पार्ट 3 के अंदर। और ये स्टेट की ड्यूटी है कि इन राइट्स को प्रोटेक्ट करे। स्टेट की ड्यूटी है कि इन राइट्स को प्रोटेक्ट करे। अगर ये राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं करते हैं, मतलब अगर ये फेल हो जाते हैं, मतलब ऐसा कोई लॉ बना देते हैं जिससे उल्लंघन होता है, अगर ये फेल हो जाते हैं, तो सिटीजन्स के पास राइट है कि ये आप क्लेम कर सकते हो अगेंस्ट स्टेट। आप रिट पिटीशन फाइल कर सकते हो। आप सेक्शन 32 या 226 में आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को जाके अप्रोच कर सकते हो। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये समझना कि स्टेट की डेफिनेशन के अंदर क्या आ रहा है, टू असर्टेन द प्रोटेक्शन ऑफ दीज राइट्स। कि आप अगर पहले ये तो पता चले कि स्टेट है क्या, स्टेट के अंदर कौन कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, कि अगर उल्लंघन होता है तो आप किसके अगेंस्ट क्लेम करेंगे। ओके, सो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 12 स्टेट्स इंक्लूड्स द फॉलोइंग। तो ये आपकी बेरेट की डेफिनेशन है जो कि बात करती है कि क्या क्या आर्टिकल 12 के अंदर इंक्लूड होता है। तो स्टेट के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है ये देखते हैं। द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, देन द गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट। यहाँ पर कुछ समझाने जैसा नहीं है, हम रीड करेंगे। जो मेन बात है वो आगे है, तो हम वहां पर देखेंगे। देन थर्ड बात करता है ऑल लोकल और अदर अथॉरिटीज। अदर अथॉरिटीज के बारे में हमें बात करनी है। लोकल अथॉरिटीज आपको मालूम होगा, म्युनिसिपल हो गया, म्युनिसिपैलिटी, या फिर जैसे कि पंचायत वगैरह हो गई, तो ये म्युनिसिपल उसमें लोकल अथॉरिटीज के अंदर आ जाएगा। देन अदर अथॉरिटीज पे सवाल आता है कि अदर अथॉरिटीज क्या। अब ये आपको डेफिनेशन आपको दिख रही है, ये एग्जॉस्टिव डेफिनेशन नहीं है। एग्जॉस्टिव डेफिनेशन का मतलब है कि कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। यहाँ पर इंक्लूड करके वर्ड हुआ है, और ये है कि यहाँ पर बहुत सारे जो केसेस हुए हैं, उन्होंने बताया कि जैसे कि एक बीसीसीआई जो है आपका, उसमें बताया है कि वो स्टेट नहीं है। तो इस तरीके से काफी चीजों में उन्होंने आगे आगे बताया कि कौन सी अथॉरिटी स्टेट है, कौन नहीं है, और इसको कैसे पता लगाया जाता है कि कौन स्टेट है कौन नहीं है, ये भी हम आगे देखेंगे। तो पहले इस डेफिनेशन के बारे में बात कर ले, तो आई होप आपको क्लियर होगा आर्टिकल 12 में क्या क्या इंक्लूड है। पहला तो गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट, लोकल और अदर अथॉरिटी। अब यहाँ पर दो तरीके से बात की गई है। ऑल लोकल और अथॉरिटीज जो कि टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर आ रही हैं, और दूसरी लोकल और अथॉरिटीज जो कि अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कंट्रोल की भी बात की जा रही है और विद इन की भी बात की जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अदर अथॉरिटी पर हमको बात करनी है कि अदर अथॉरिटी के अंदर क्या क्या है। सर ये हमको बता दो क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ बेरेट में कहीं पर इससे रिलेटेड कुछ दिया नहीं है। तो आइए समझते हैं। जो ये एक्सप्रेशन है, ये कहीं पर डिफाइन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, एंड देयरफॉर इट हैज अट्रैक्टेड अ लॉट ऑफ जुडिशियल अटेंशन। काफी केसेस हुए, डिस्प्यूट हुआ कि कौन अथॉरिटी है कौन नहीं है। जैसा कि हमारा जो सवाल है, क्या जुडिशियली स्टेट है या नहीं है, ठीक है। तो ये हमें अदर अथॉरिटी के अंदर देखने को मिलता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये एक एग्जॉस्टिव डेफिनेशन नहीं है, एक कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया ये पता करने के लिए कि ये स्टेट है या नहीं, या कोई भी अथॉरिटी स्टेट है या नहीं, ये पता करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया जिसको कहते हैं इंस्ट्रूमेंटेलिटी ऑफ स्टेट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो इससे पता चलता है कि कोई भी बॉडी अगर इसके अंदर फॉल करती है, तो हम उसको कह सकते हैं कि आर्टिकल 12 के अंदर ये स्टेट के अंदर फॉल कर रही है, मतलब इसको स्टेट माना जाएगा। अगर बहुत ही सिंपल भाषा में आपको समझाऊं, अगर आपको इतना तामझाम में नहीं पढ़ना और आपको बहुत सिंपल तरीके से भी समझना है, तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब एक बॉडी फाइनेंशियली, functionally and administratively dominated by or under the control of government, then उसको स्टेट कहा जाएगा अंडर आर्टिकल 12। फाइनेंशियली मतलब है कि यहाँ पर अगर गवर्नमेंट द्वारा एड फाइनेंस वगैरह उसको मिल रहा है। फंक्शनली मतलब कि बहुत ही सिमिलर फंक्शन कर रही है एज अ गवर्नमेंट, एंड या फिर एडमिनिस्ट्रेटिवली एक्ट वगैरह कर रही है, डोमिनेटेड और अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, तो उसको आर्टिकल 12 के अंदर स्टेट
कहा जाएगा। तो आई होप आपको ये थोड़ा सा क्लियर होगा, क्लैरिटी आ रही होगी। अब इससे रिलेटेड कुछ केसेस देख लेते हैं कि केसेस में क्या बताया, कुछ टेस्ट बताए हैं कि कैसे पता लगाएं। और वैसे भी आपको मालूम है लॉ जो है टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, अडाप्ट करते रहता है। तो जैसे कि ये केस है आपके सामने, सुखदेव सिंह वर्सेस भगत राम 1975 का केस है, इंपॉर्टेंट केस है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बोला कि अगर फंक्शन जो है कॉरपोरेशन के वो पब्लिक इंपॉर्टेंस के हैं एंड क्लोजली रिलेटेड हैं गवर्नमेंट फंक्शन के। अच्छे से एक बार फिर से वापस बोलता हूं, इसको अच्छे से सुनिएगा। इफ द फंक्शन ऑफ द कॉरपोरेशन वो किस तरीके के हैं, पब्लिक इंपॉर्टेंस के हैं या फिर क्लोजली रिलेटेड टू गवर्नमेंट फंक्शन है, देन इट शुड बी ट्रीटेड एज एन एजेंसी और इंस्ट्रूमेंटेलिटी ऑफ गवर्नमेंट। मतलब उसको स्टेट माना जाएगा, स्टेट की एजेंसी माना जाएगा अगर उसके फंक्शन जो है कॉरपोरेशन है, अगर कोई कंपनी भी है गवर्नमेंट की या फिर कोई कंपनी है जो कि पब्लिक इंपॉर्टेंस और वो रिलेटेड है गवर्नमेंट फंक्शन से, तो उसको यहाँ पर स्टेट मान रहे हैं। पार्ट 3 के अंदर वो आ जाएगी। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया दैट इवन अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी भी स्टेट हो सकती है। तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि वो स्टैट्यूटरी बॉडी है या नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी भी स्टेट हो सकती है। इस केस में सुखदेव वर्सेस भगतराम में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 3 स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं, LIC, ONGC एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन को यहाँ पर उन्होंने स्टेट बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है रामना दयाराम शेट्टी वर्सेस द इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1979 का केस है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। जैसा कि पीछे मैंने आपको बताया सुखदेव सिंह केस के बारे में हमने बात की थी, उसी का जो टेस्ट है इन्होंने यहाँ पर थोड़ा और उस चीज को एक्सप्लेन किया और एक जर्नल प्रोपोजिशन डेवलप किया यहाँ पर कि क्या इंस्ट्रूमेंटेलिटी है, क्या एजेंसी है स्टेट की नहीं है, ये कैसे पता लगाया जाए। तो उन्होंने कुछ यहाँ पर इस टेस्ट को डिटरमाइन करने के लिए क्या बॉडी एजेंसी है, इंस्ट्रूमेंटेलिटी है, स्टेट की नहीं है, इन्होंने कुछ चीजें यहाँ पर बताई कि अगर ये चीजें होंगी तो हम उसको स्टेट मानेंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप पढ़ सकते हैं। मैं एक बार फटाफट इसको बता देता हूं कि अगर फाइनेंशियली रिसोर्सेज ऑफ द स्टेट इज द चीफ फंडिंग सोर्स ऑफ द बॉडी, स्टेट वगैरह फंड वगैरह प्रोवाइड कर रही है, देन एग्जिस्टेंस ऑफ डीप एंड परवेसिव स्टेट कंट्रोल, स्टेट का काफी कंट्रोल है उसके अंदर। Functional character of the body is in government is essence. Department of government is transferred to the corporation, and last whether the corporation enjoy monopoly status enjoy कर रही है जो कि state द्वारा protected है। अगर ये सब चीजें हैं तो माना जाएगा कि वो अंडर दी स्टेट आ रही है। बट इन्होंने एक और चीज यहाँ पर बोली कि ये जो टेस्ट है ये कंक्लूसिव नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ यही जो 5 हमने चीजें पीछे देखी अगर वैसा होगा तो ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ये इलस्ट्रेटिव है एंड शुड बी यूज विद ग्रेट केयर एंड कॉशन के साथ यूज करने चाहिए डिटरमाइन करने के लिए कि कौन स्टेट है कौन नहीं है। एक और केस है सोम प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बोला कि द ट्रू टेस्ट फॉर the purpose whether a body is an authority under Article 12 is its functionality and not whether it is statutory or non statutory। तो इस बारे में तो हम ऑलरेडी बात कर चुके थे कि स्टैट्यूटरी नॉन स्टैट्यूटरी दोनों ही स्टेट हो सकती हैं, बट डिपेंड करता है चीजों पे। तो यहाँ पर इस केस में बोला कि आपको फंक्शनैलिटी देखनी चाहिए कि क्या वो सिमिलर फंक्शन कर रही है गवर्नमेंट जैसे, ठीक है, ना कि वो स्टैट्यूटरी या नॉन स्टैट्यूटरी है। तो आई होप आपको थोड़ी क्लैरिटी आई होगी कि क्या टेस्ट है या किस तरीके से, वरना मैंने जो सिंपल तरीके से आपको समझाया अगर आप वो चीजें भी ध्यान रखोगे तो आपको एक आइडिया रहेगा और बढ़िया तरीके से आपको मालूम रहेगा कि क्या स्टेट के अंदर आएगा क्या स्टेट के अंदर नहीं आएगा। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब हमारा मेन जो क्वेश्चन है कि क्या जुडिशरी स्टेट है या नहीं, उस पर आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जुडिशरी स्टेट आर्टिकल 12 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो डिफाइन करता है वर्ड स्टेट को। जुडिशरी जो है कहीं पर एक्सप्रेसली मेंशन नहीं है आर्टिकल 12 के अंदर, कहीं पर भी एक्सप्रेसली आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्वेश्चन उठता है कि क्या जुडिशरी अंडर द वर्ड स्टेट आती है। तो इस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने कंसीडर किया इस क्वेश्चन को नरेश वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1967 के केस में। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर कोई डेफिनेटिव ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं की इस मैटर पे, बट इन्होंने बोला कि अगर इफ का वर्ड है, ध्यान रखिएगा, अगर कोर्ट जो है कंसीडर भी किया जाता है विद इन दी मीनिंग ऑफ स्टेट, मतलब कि अगर कोर्ट को स्टेट माना भी जाता है तो जो रिट है अंडर आर्टिकल 32 वो इश्यू नहीं हो सकती अगेंस्ट दी हाई कोर्ट के जो जुडिशियल ऑर्डर है उसके अगेंस्ट कोई भी रिट आर्टिकल 32 में इश्यू नहीं होगी। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि जो जुडिशियल ऑर्डर है
उनको वॉयलेटिव ऑफ फंडामेंटल राइट्स नहीं माना जा सकता। द सुप्रीम कोर्ट ओपाइन दैट सच जुडिशियल ऑर्डर कैनॉट बी सेड टू वॉयलेट द फंडामेंटल राइट। ये किस केस में बोला? नरेश वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1967 के केस में बोला, और यहां पर उन्होंने इस चीज को कंसीडर किया। देन आगे एक और केस है AR अंतुल्य वर्सेस RS नायक 1988 में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने वापस इस क्वेश्चन को टच किया कि क्या जुडिशरी स्टेट है या नहीं। इन्होंने यहां पर बोला कि कोर्ट जो है सबसे पहले तो कि कोई ऐसा ऑर्डर या डायरेक्शन इशू नहीं करेगा जो कि वायलेटिव है फंडामेंटल राइट्स का। इसका मतलब यह है कि आर्टिकल 12 के अंदर जुडिशरी जो है वो इंक्लूड की जा सकती है विद इन द एम्बिट ऑफ स्टेट। ये तो हमें समझ में आया। हाउएवर सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल नहीं किया यहाँ पर, जो ऊपर हमने नरेश का केस देखा उसमें इसमें ओवर रूल नहीं किया कुछ इन्होंने, और बस इतना ही कह के छोड़ दिया। आगे बढ़ते हैं। इन रिजू प्रसाद शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ आसाम 2015, इस केस ने सब कुछ क्लियर कर दिया कि कब स्टेट होगा कब नहीं होगा, क्या जुडिशरी स्टेट होगी कि नहीं होगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। सुप्रीम कोर्ट ने कैटेगरीली इसमें कहा कि जो कोर्ट है जब वो एक्ट कर रहा है, जुडिशियल फंक्शन कर रहा है, तब उसको स्टेट नहीं माना जाएगा, वो अंडर आर्टिकल 12 नहीं आएगा। बट जब कोर्ट जो है प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिवली एक्ट कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन कर रहा है, तब उसके अगेंस्ट रिट जुरिडिक्शन भी इशू हो सकता है, मतलब वो स्टेट की डेफिनेशन के अंदर आ सकता है। Thus, after the decision of Riju Prasad Sarma case, the position is very clear that court, while acting on judicial side, are not state। मतलब जब ऐसा जुडिशियली एक्ट कर रहे हैं, जुडिशियल फंक्शन कर रहे हैं, तब स्टेट नहीं है, बट अदरवाइज वो अट्रैक्ट कर सकते हैं। वो जब एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में वर्क कर रहे हैं तब वो इसके अंदर आ सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर मतलब कि जब वो सैलरी वगैरह देना या ट्रांसफर वगैरह करना, तो ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन हो गया। अगर ये कर रहे हैं तब वो एज अ स्टेट की डेफिनेशन में आ सकते हैं, अदरवाइज वो स्टेट की डेफिनेशन में नहीं आएंगे। आई होप आपको क्लैरिटी आ गई होगी कि क्या जुडिशरी स्टेट है या नहीं है। अगर क्लैरिटी आ गई है तो मुझे कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो डू लाइक इट, share it and subscribe our channel for upcoming videos. Thank you so much.